वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी विलेख अथवा संलेख होता क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड साझेदार फर्म के साझेदारों द्वारा तैयार किया गया है एक ऐसा अनुबंध और एक ऐसा समझौता होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के चलाने के लिए या संचालन के लिए नियम और शर्तों का उल्लेख होता है। ठीक है, सरल शब्दों में बताया, थोड़ी बड़ी है परिभाषा लेकिन ये सरल है तो याद भी हो जाएगी। तो साझेदारी और संलेख, जैसा कि मैंने बताया, साझेदारी संलेख और या पार्टनरशिप डीड फर्म के साझेदारों द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन के लिए समस्त नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है। और उसमें देखते हैं क्या क्या उल्लेख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम पहले फर्म का नाम। फर्म का नाम व पता। तो फर्म का नाम व पता कैसा, देखो, फर्म का नाम उल्लेख रहना चाहिए कि हाँ ये हमारा फर्म है, इसका स्थायी पता कहाँ है। ठीक, और फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी कंपनी से मिलता जुलता ना हो, भ्रम पैदा ना करे। ठीक है, जैसे भ्रमित नाम कई सारे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, टाटा नामक की कंपनी है एक, तो उसने ऐसे लिखा रहता है, ये रहती है एक। ठीक है, एक और असली कंपनी का लोगो ऐसा है। ठीक, और कई सारी तो ऐसी भी दे देती हैं, TATV, ये टाटा। तो ऐसा भ्रम उत्पन्न करने वाला नाम ना हो। ठीक है, और जब तक सरकार अनुमति ना दे तब तक तुम ना राज्य सरकार का उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हो, ना लोगो लगा सकते हो, ना केंद्र सरकार का, जब तक वो पूर्ण अनुमति ना दे दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के नाम व पते। साझेदारों का नाम व पता होना आवश्यक है कि साझेदार का नाम क्या है, वह पता क्या है, कि वो उसका कहाँ रहता है। ठीक, साझेदारी की अवधि। तो अवधि देखो तीन तरह की होती है। तीन तरह की अवधि कौन कौन सी? पहली अवधि ऐसा होता है जो एक निश्चित अवधि तक मतलब तय कर दिया जाता है कि साल 2050 में ये हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी, या साल 2024 तक ये हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अथवा एक ऐसी होती है जो कार्य समाप्त होते ही साझेदारी खत्म हो जाएगी, जैसे हमें ये कार्य करना है, उसके बाद वो कार्य हो जाएगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है साझेदारी। और एक और होती है जो ऐच्छिक रहती है, उसको कभी भी आप समाप्त कर सकते हैं और शुरू करने के बाद कभी समाप्त कर सकते हैं अपने ऐच्छिक रूप से, दोनों साझेदारों की सहमति से वो समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, अवधि भी आपको समझ में आ गई। तीनों अवधि के बारे में बता दिया। जो एक ऐच्छिक होती है, एक निश्चित अवधि के लिए खोली जाती है जो अवधि तक चलती है फिर समाप्त हो जाती है, और एक ऐसे रहती है कि कोई कार्य मतलब कार्य का उद्देश्य लेके चलते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। व्यवसाय का क्षेत्र एवं स्वरूप। व्यवसाय का क्षेत्र एवं स्वरूप क्या होता है? देखो, व्यवसाय का क्षेत्र आपको उसमें लिखना होगा कि वो स्थानीय है या क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है या अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय है। ठीक है, साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली पूंजी। देखो, साझेदार जो पूंजी लाएगा वह नगद लाएगा या नहीं लाएगा, इसका वर्णन रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो नगद लाएगा तो परिवर्तनशील रहेगी या स्थायी रहेगी? स्थायी पूंजी है, परिवर्तनशील पूंजी रहेगी, इसका भी। अब वो जो पूंजी लाएगा उसमें ब्याज देना है या नहीं, इसका भी वर्णन संलेख में होना चाहिए। लाभ विभाजन अनुपात। तो लाभ विभाजन अनुपात कैसा रहता है कि अनुपात में बांटा जाता है। अगर जो साझेदार, जैसे कि मान लो कोई साझेदार 10 लाख पूंजी लाता है, ठीक है, और दूसरा साझेदार 5 लाख पूंजी लाता है, तो 10 लाख वाला हाल मांगेगा ही ज़्यादा लाभ। ठीक है, तो उसको किस अनुपात में देना है और दूसरे साझेदार को किस अनुपात में बांटना है, ठीक है, इसका वर्णन होना चाहिए। साझेदार द्वारा ऋण देने एवं लेना। देखो, साझेदार जब फर्म को ऋण देता है तो उस पर ब्याज दे रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, अगर जैसे फर्म को ऋण दिया है किसी साझेदार ने तो उससे वो ब्याज लेगा या नहीं, इसका भी वर्णन रहना चाहिए। ठीक, अगर जैसे वर्णन नहीं रहता है तो 6% वो मान लिया जाता है और उसको ब्याज दिया जाता है। साझेदार का वेतन या साझेदारों का वेतन एवं कमीशन। तो साझेदारों का वेतन एवं कमीशन, देखो कई साझेदार ऐसे होते हैं जो वहाँ पे मासिक वेतन लेते हैं, और कई साझेदार ऐसे होते हैं जो मार्केट में काम करके कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो कमीशन लेंगे तो कितना कमीशन लेंगे, वेतन लेगा तो कितना वेतन लेगा, इसका भी, और कौन साझेदार वेतन ले रहा है, कौन साझेदार कमीशन, इसका भी वर्णन होना चाहिए। आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण, देखो आहरण जब करता है साझेदार, कुछ स्टॉक या स्टॉक कुछ भी रोकड़ या स्टॉक निकालता है निजी प्रयोग के लिए,
तब उस पर ब्याज देनी होगी या नहीं देनी होगी, इसका भी वर्णन उसमें रहना चाहिए। ठीक है, और आहरण कितना कर सकता है ये उसका भी वर्णन होना चाहिए कि आहरण ज़्यादा नहीं करेगा, मतलब लिमिट कितनी होगी उसकी आहरण करने की हर साझेदार की। खातों का साधारण एवं उनके अंकेक्षण की व्यवस्था। तो खातों का साधारण मतलब खाते किस प्रणाली के रूप में रखे जाएंगे, ठीक है, तो उसकी प्रणाली कौन सी रहेगी, और अंकेक्षण मतलब अंतिम खाते की जांच कैसे होगी। ठीक है, ऑडिट तो आप जानते ही हैं, ऑडिट कौन करता है, सीए करता है, और उसका ऑडिट फीस लगती है, जानती सुना ही होगा, ऑडिट फीस लगती है, वो सीए लेता है। ठीक है, तो आज हमने इसके मतलब 10 उल्लेखों के बारे में पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या 10 उल्लेख होते हैं, और बाकी का आगे पढ़ेंगे, पार्ट 2 बना देता हूँ उसका। ठीक है, कुछ अभी याद कर लें, कुछ बाद में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।